जय हिंद दोस्तों, ज्ञान सागर सिविल एकेडमी में आप सबका स्वागत। आज हम बातें करेंगे ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड। ये उत्तर प्रदेश पीसीएस मेंस की सीरीज चल रही है और जीएस पेपर 6 के कुछ टॉपिक्स जो कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हैं वो डिस्कस हो चुके हैं। तो जीएस पेपर 6 जो कि यूपी स्पेशल कहलाता है, उसी से रिलेटेड आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में ट्रांसपोर्टेशन तो पहले हम जान लेते हैं इसमें कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, वो जो मुख्य प्रचलन में ट्रांसपोर्टेशन है उत्तर प्रदेश में, यानी कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या क्या है। नंबर 1 पे रोड, नेक्स्ट वन इज रेलवे, थर्ड वन इज वाटर एंड इनलैंड वाटरवेज, एयरवेज एंड रोपवेज। ये सारे के सारे जो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम उत्तर प्रदेश में प्रचलन में है। तो पहले नंबर में इसी के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे रोड ट्रांसपोर्ट इन उत्तर प्रदेश। तो आज का हमारा टॉपिक होगा रोड ट्रांसपोर्ट इन उत्तर प्रदेश। रोड ट्रांसपोर्ट इन यूपी। उत्तर प्रदेश में रोड ट्रांसपोर्ट के बारे में हम जानेंगे आज। रोड ट्रांसपोर्ट मोस्ट पॉपुलर है, नॉट ओनली यूपी में बट पूरी दुनिया में, इंडिया में भी और पूरी दुनिया में भी। इसको हम कह सकते हैं रोड ट्रांसपोर्ट को आर्टरीज एंड वेन्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। क्या है ये? जिस तरह से हमारे ब्लड जो है पूरे शरीर में दौड़ते हैं आर्टरीज और वेन्स के थ्रू, ऐसे जो है इनकम एंड आउट को, ठीक है, क्या है, सारी पूरी लाइफ जो हमारी इसी पे निर्धारित है, इसी पे चलती है। तो इसको हम रोड ट्रांसपोर्ट को कह सकते हैं इट इज द आर्टरीज एंड वेन्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। क्या है ये? दिस इज द आर्टरीज एंड वेन्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ की ये आर्टरीज है एंड वेन्स है। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है इसके बारे में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, यानी कि उत्तर प्रदेश टोटल 9 अलग अलग स्टेट या यूटी से चारों तरफ से घिरा हुआ है और एक फॉरेन कंट्री यानी कि नेपाल इसको बॉर्डर करता है यूपी को। तो उत्तर प्रदेश चारों तरफ से अपने नेबरिंग स्टेट्स को और या कोई कंट्री अगर है जैसे नेपाल तो वेल कनेक्टेड है, ठीक है। दूसरी पॉइंट ये है कि उत्तर प्रदेश के जो ये बॉर्डर एरियाज के यानी नेपाल के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उत्तर प्रदेश के, वहाँ पे जो कनेक्टिविटी उत्तर प्रदेश की नेपाल से है वो इंटरनेशनल हाईवेज कहलाते हैं। जो नेबरिंग स्टेट्स हैं जैसे कि बिहार है, झारखंड है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, हिमाचल है, उत्तराखंड है और यूटी दिल्ली, ये सारे के सारे जो उत्तर प्रदेश में से कनेक्टेड है वो एनएच यानी नेशनल हाईवेज से कनेक्टेड है। तो हम इस पॉइंट को कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश इज वेल कनेक्टेड विद 8 नहीं बल्कि 9 मानिए, 9 नेबरिंग स्टेट्स यूटी एंड नेपाल, आल्सो नेपाल, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश नेपाल से और जो उसके सराउंडिंग में 8 स्टेट या यूटीज हैं उनसे वेल कनेक्टेड है। किसके द्वारा कनेक्टेड है? वेल कनेक्टेड है उत्तर प्रदेश एनएच के द्वारा, ठीक है। उत्तर प्रदेश को ये कनेक्शन करने वाले जो है 48 एनएच है टोटल, लमसम जो है 48 एनएच उत्तर प्रदेश को इन सब चीज़ों से कनेक्ट करते हैं। तो हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, यूपी इज वेल कनेक्टेड विद 9 नेबरिंग स्टेट्स एंड यूटी and also Nepal with Nepal through 48
नेशनल हाईवेज accounts 8.5% of total national highways length, 5% of total national highways length of India. ठीक है, तो उत्तर प्रदेश टोटल 48 नेशनल हाईवेज उत्तर प्रदेश से गुजरते हैं या सराउंडिंग स्टेट को कनेक्ट करते हैं। तो नेशनल हाईवेज उत्तर प्रदेश से टोटल कितने संबंधित हैं? 48। और वो पूरे एनएच जो भी पूरे इंडिया के एनएच हैं उनका अप्रोक्सीमेटली 8.5% में है। अगर लेंथ की बात करें तो ये मोर देन 12,000 किलोमीटर ये लेंथ हो जाता है। ये जो एनएच है, एनएच लेंथ इन यूपी मोर देन 12,000 किलोमीटर है। ठीक है, एनएच जो अगर की बात की जाए उत्तर प्रदेश में कितने लंबे एनएच फैले हुए हैं? 12,000 से किलोमीटर से ज्यादा लंबे के एनएच यूपी में फैले हुए हैं। अच्छा, अब अगला सवाल हमारा यह है कि उत्तर प्रदेश में रोड्स कितने हैं? तो उत्तर प्रदेश में टोटल रोड लेंथ, अब टोटल रोड लेंथ में आपका डिस्ट्रिक्ट का रोड है, विलेज का रोड है, अर्बन एरियाज का रोड है, स्टेट हाईवेज, नेशनल हाईवेज, ये सारे हो जाएंगे। तो सारे रोड लेंथ को अगर कैलकुलेट किया जाए तो उत्तर प्रदेश में 18 लाख जो है किलोमीटर का रोड फैला हुआ है। कच्चा रोड, पक्का रोड, मेटल्ड रोड, अनमेटल्ड रोड, ऑल वेदर रोड, सारे रोड्स को अगर मिला लिया जाए तो उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पॉइंट हमारा ये हो गया रोड से संबंधित। दूसरा पॉइंट हमारा ये हो जाएगा कि टोटल रोड लेंथ उत्तर प्रदेश में कितना है। ठीक है, क्या हमारा हो जाएगा? टोटल रोड लेंथ इन उत्तर प्रदेश मोर देन 18 यानी 18 लाख किलोमीटर है। अगर पूरे इंडिया के रोड लेंथ की बात की जाए तो करंट टाइम पे पूरे इंडिया का जो रोड लेंथ है वो अप्रोक्सीमेट, मतलब खाली वनली एनएच नहीं, स्टेट हाईवेज भी, रूरल रोड भी, अर्बन रोड, मेट्रोपॉलिटन रोड, सारे रोड्स मिला करके, डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, ठीक है, सब मिला करके पूरे इंडिया के रोड्स की अगर लेंथ को की बात की जाए तो 66 यानी 66 लाख किलोमीटर रोड्स पूरे इंडिया में फैले हुए हैं। उस 66 लाख रोड किलोमीटर में अप्रोक्सीमेट उत्तर प्रदेश में टोटल रोड लेंथ कितना हो जाएगा? 18 लाख किलोमीटर है। तो हम कह सकते हैं कि यूपी हैज ए टोटल ऑफ 18.37 लाख किलोमीटर रोड लेंथ तो उत्तर प्रदेश हैज ए टोटल ऑफ 18.37 लाख किलोमीटर रोड लेंथ। यूपी के पास टोटल रोड लेंथ कितना है? 18.37 लाख किलोमीटर है। अच्छा, दूसरी पॉइंट यह है कि जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, रोड के कंस्ट्रक्शन और रोड के मेंटेनेंस के लिए काम करता उत्तर प्रदेश का, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट नाम हो उसका, एक ऑर्गेनाइजेशन है यूपी गवर्नमेंट की या एक एजेंसी या एक डिपार्टमेंट है यूपी गवर्नमेंट की। उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश में 3 लाख किलोमीटर रोड है। उस 3 लाख किलोमीटर रोड्स में पीडब्ल्यूडी जो निरीक्षण करता है, जो पीडब्ल्यूडी के अंदर आता है, 1.73 लाख किलोमीटर रोड पीडब्ल्यूडी के अंदर आता है। और फिर पीडब्ल्यूडी ने उन रोड्स को अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो हम इसी में अगला पॉइंट लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, रोड लेंथ इन यूपी कितना है? अप्रोक्सीमेट 3 लाख किलोमीटर है। यानी कि पीडब्ल्यूडी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में रोड जो है 3 लाख किलोमीटर है।
जबकि हमने यहाँ पे 18 लाख की ली दिया। तो इसका मतलब कि ये उन्हीं को खाली काउंट कर रहा है जो मेजर रोड है, जो किसी ना किसी एंगल से इससे जुड़े हुए हैं। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है उन पे निरीक्षण करता है, या उसके सर्वे में है, या उसके कंस्ट्रक्शन में उसका रोल है, या उस पे वाचिंग कर रहा है, सुपरवाइजरी, ठीक है, जो कुछ भी है इस तरह की जो है वो संबंधित पीडब्ल्यूडी से संबंधित टोटल रोड यूपी में 3 लाख है। इन 3 लाख में से 1.73 लाख जो है इसके अंतर्गत पर्सनल आता है। हम कह सकते हैं इसको कुछ आउट ऑफ इट का मतलब ये जो 3 लाख है इसमें से अप्रोक्सीमेट 1.73 लाख किलोमीटर रोड्स कम अंडर पीडब्ल्यूडी ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। यूपी का जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है वो जो है रोड मेंटेनेंस, रोड निरीक्षण, यानी उस पे जो सर्विलेंस, तो रोड का सर्विलेंस, रोड पे एक तरह से कंस्ट्रक्शन, रोड के मेंटेनेंस, ये सारा का सारा काम मात्र इन 3 लाख किलोमीटर में से 1.73 लाख किलोमीटर पीडब्ल्यूडी के द्वारा किया जा रहा है। ये जो 1.73 लाख किलोमीटर पीडब्ल्यूडी के निरीक्षण में आ रहा है, उसके सुपरविजन में या उसके सर्विलेंस में है या उसके वाचिंग में है, चाहे उसका मेंटेनेंस हो, चाहे उसका कंस्ट्रक्शन हो, चाहे रिपेयरिंग हो, ये सारा का सारा काम 1.73 लाख किलोमीटर मात्र पीडब्ल्यूडी करता है। इस 1.73 किलोमीटर रोड्स को पीडब्ल्यूडी ने फर्दर क्लासिफाई कर दिया है। उसको हम कुछ इस तरह से देखते हैं। पीडब्ल्यूडी का जो रोड है यूपी में, उसको 1.73 किलोमीटर वाला जो रोड है पीडब्ल्यूडी जिस पे निरीक्षण रखता है अपना, उसको इसने क्लासिफाई किया है एनएच। सारे एनएच नहीं है, कुछ एनएच पीडब्ल्यूडी मेंटेन करता है, देखभाल करता है या रिपेयर करता है, पैसा सेंटर से जाता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया फंड करती है, बट मेंटेनेंस कौन करता है, कंस्ट्रक्शन कौन देखता है, पीडब्ल्यूडी देखता है। सारे एनएच नहीं, यूपी के कुछ एनएच। उसके अलावा जो है स्टेट हाईवेज हो जाएंगे ये। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट इसी में क्या है, ये स्टेट हाईवेज हैं, इसको लिख भी सकते हैं, जैसे एनएच तो पॉपुलर है, ये पॉपुलर नहीं इसलिए लिख दें स्टेट हाईवेज। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, नेक्स्ट पॉइंट इसी में है आपका अदर डिस्ट्रिक्ट रोड। नेक्स्ट पॉइंट आपका जो है विलेज रोड है। विलेज रोड, ये रोड जो है, ये टोटल रोड जो हमने लिखे एनएच, स्टेट हाईवेज, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड, ये मिला करके 1.73 लाख हैं जो कि पीडब्ल्यूडी के सुपरविजन में है या उसके मतलब की निरीक्षण में है। जहां पे स्टेट हाईवेज की बात की जाए तो यूपी में मात्र स्टेट हाईवेज देखिए, पहले नंबर पे हम इसमें ले लेते हैं स्टेट हाईवेज। जब एनएच है, एनएच तो ज्यादातर आपका 4 लेन या 6 लेन होता ही है। नॉर्मल एनएच 4 लेन या 6 लेन पूरे इंडिया का हो चुका है, इसलिए अब उससे बहस नहीं रहा। आपका जो स्टेट हाईवेज है ये 60% ही मान ली जो है 60% ऑफ स्टेट हाईवेज आर वनली डबल लेन। डबल लेन अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के स्टेट हाईवेज में 60% ही स्टेट हाईवेज वनली डबल लेन के हैं। उसके अलावा जो हमने एक यहां पे पॉइंट लिखा मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, क्या है ये, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में
62% ही आपका जो है ऐसे रोड है जिनका विड्थ लेस देन जो है 62% ऑफ मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड और लेस देन 7 मीटर्स विड्थ, यानी कि 7 मीटर से कम अगर बात की जाए कि चौड़ाई अगर रोड की हो तो 62% ऑफ मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स आर लेस देन 7 मीटर विड्थ है। ठीक है, इस तरह से ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो 7 मीटर से चौड़ा अगर रोड जो है उत्तर प्रदेश में 62% रोड ऐसे हैं मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड के जो कि 7 मीटर से कम चौड़े हैं। जो अदर डिस्ट्रिक्ट रोड है, ये वाला पॉइंट नेक्स्ट हो जाएगा आपका। अदर डिस्ट्रिक्ट रोड अगर देखी जाए तो 83% रोड आपके यूपी में 83% ऑफ अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैव विड्थ लेस देन 7 मीटर्स। 83% अदर डिस्ट्रिक्ट रोड ऐसे हैं यूपी के जिनकी चौड़ाई 7 मीटर से कम है। 62% मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड आपके यूपी के ऐसे हैं जिनकी चौड़ाई 7 मीटर से कम है। तो 60 मीटर मतलब 7 मीटर, 7 मीटर 7 मीटर से अगर कम चौड़ाई की बात की जाए तो 62% मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है और 7 मीटर से कम चौड़े अदर डिस्ट्रिक्ट रोड में 83% रोड है। ये सारे के सारे डेटा हमको कहीं से मिले, हमने सोचा कि इसको मेंशन कर दें। ठीक है, अगला पॉइंट इसी में हमारा हो गया, ये 3 हो गया था। 3 के बाद चौथा पॉइंट हो जाएगा। देखिए, एक होता है आपका लॉजिस्टिक कॉस्ट। लॉजिस्टिक कॉस्ट को हम जीडीपी के टर्म में कैलकुलेट करते हैं। जैसे सपोज दैट कि किसी कंट्री की जो जीडीपी है उसको मान लेते हैं वो आउटपुट है। अब टोटल आउटपुट को, इंडिया की आउटपुट को अगर देखा जाए कि 100 है, कितना है 100 है टोटल इंडिया की। मान के चलिए कि जैसे पहले नंबर पे हम इंडिया की बात कर लें, इंडिया का जो आउटपुट है यानी जो आउटपुट, इस आउटपुट को हम क्या समझ रहे हैं यहाँ पे, जीडीपी कह लें। इस जीडीपी को समझने के लिए मैंने मान लिया कि इंडिया की का आउटपुट या इंडिया की जीडीपी 100 यूनिट्स है या 100% है। इस 100% को अचीव करने में, 100% आउटपुट लाने में एक साल में इंडिया में लॉजिस्टिक कॉस्ट कितना पड़ा? क्या लॉजिस्टिक कॉस्ट? लॉजिस्टिक कॉस्ट 100% आउटपुट अचीव करने में या 100 यूनिट से आउटपुट अचीव करने में लॉजिस्टिक कॉस्टिंग का क्या कितना रोल है? तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पहली ये 8 to 9% लॉजिस्टिक कॉस्ट हुआ करता था जीडीपी का। आज के टाइम पे इंडिया के टोटल आउटपुट में लॉजिस्टिक कॉस्ट कितनी पड़ती है? 7 to 8% पड़ती है, कुछ घट गई है, जो हो गई है आज के समय में 7 to 8%। तो इसको दूसरी शुद्ध भाषा में ऐसे नॉर्मल कहा जाता है कि लॉजिस्टिक कॉस्ट ऑफ जीडीपी, यानी जीडीपी को अचीव करने में लॉजिस्टिक कॉस्ट कितना आया। जितने घटेगा लॉजिस्टिक कॉस्ट, उसका मतलब कि आपका जीडीपी बढ़ रही है। जितना कम आप पैसा चार्ज करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे ट्रांसपोर्टेशन पे, यानी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जितना सस्ता होगा। अब ये समझिए लॉजिस्टिक क्या होता है, पहले जान लेते हैं लॉजिस्टिक। लॉजिस्टिक बहुत ही ब्रॉड टर्म है जिसके अंतर्गत हम लाते हैं नंबर 1 पे ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक में आ गया आपका। दूसरे नंबर में वेयर हाउसेस भी आते हैं इसी के अंदर, जिनको कोल्ड स्टोरेज वगैरह कहते हैं। उसके अलावा स्टोरेज, उसके अलावा स्टोरेज के अलावा जो है इन्वेंट्री। तो लॉजिस्टिक ये ब्रॉड टर्म है, उसमें आपका ट्रांसपोर्ट आता है, वेयर हाउसेज आते हैं, स्टोरेज आता है, इन्वेंट्री आता है, और उसके अलावा लोडिंग अपलोडिंग है ना, लोडिंग एंड पैकेजिंग वगैरह भी इसी में आता है। क्या लोडिंग एंड पैकेजिंग,
ये सारे के सारे कॉस्ट जो भी हैं, इनका रोल इंडिया की जीडीपी में, टोटल अगर 100 यूनिट आउटपुट इंडिया का है तो उसमें हम लॉजिस्टिक कॉस्ट कितना खर्च कर देते हैं, 7 से 8% करते हैं। ऐसे यूपी की अगर बात की जाए तो यूपी की जो अपनी स्टेट की जीडीपी है उस पे लॉजिस्टिक कॉस्ट कितना पड़ जाता है, 15% पड़ जाता है। उत्तर प्रदेश के टोटल स्टेट जीडीपी का लॉजिस्टिक कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 15% है। तो उसको जितना हम रोड और ट्रांसपोर्ट की सुविधाओं को बढ़िया करेंगे उतना ही हमारा लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होता चला जाएगा। इस तरह से हमारी जीडीपी को इन्हेंसमेंट मिलेगा, या उसका जीडीपी कहीं ना कहीं हम ज्यादा ग्रो करेंगे, अचीव करेंगे। कहीं ना कहीं एक तरह से ये कॉस्टिंग का रोल है, यानी कॉस्टिंग का मतलब कि लागत है। तो जीडीपी को अचीव करने में जो लागत लग रही है तो उसमें बहुत बड़ा अमाउंट है। आज भी लॉजिस्टिक कॉस्ट हमारे यहाँ कॉस्टली है, तो ये सस्ता होना चाहिए, यानी ट्रांसपोर्ट पे चार्ज जो लग रहा है वो सस्ती होनी चाहिए। बहुत महंगी ट्रांसपोर्ट हमारे यहाँ, वेयर हाउसेज, स्टोरेज, इन्वेंट्री, लोडिंग, डाउनलोडिंग, अपलोडिंग, पैकेजिंग, ये सारी की सारी सुविधाओं पे हमारा बहुत बड़ा पैसा खर्च हो जाता है। ठीक है, तो इसको अब यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ कैसे कहेंगे, तो ये पॉइंट हमारा हो जाएगा एट प्रेजेंट लॉजिस्टिक कॉस्ट इन उत्तर प्रदेश अकाउंट्स 15% ऑफ स्टेट जीडीपी। स्टेट की जीडीपी में लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है आपका 15% खर्च हो जा रहा है। और रोड कनेक्टिविटी अगर बढ़िया कर दिया जाए तो इसको हम घटा सकते हैं लॉजिस्टिक कॉस्ट को। तो इसको एक पॉइंट ये भी लिख सकते हैं, वाइल स्टेट गवर्नमेंट टारगेट्स टू रिड्यूस लॉजिस्टिक कॉस्ट अप टू 10% ऑफ जीएसडीपी भी कहते हैं। स्टेट जीडीपी को क्या कहते हैं, जीएसडीपी है ना, स्टेट जीडीपी को जीएसडीपी भी बोलते हैं। तो टोटल जो लागत लग रही है आपकी जीडीपी के लिए, उसमें जो भी कॉस्टिंग है, तो टोटल कॉस्टिंग का जो है 10% हमको लेकर के आना है। और वाइल स्टेट गवर्नमेंट टारगेट टू रिड्यूस लॉजिस्टिक कॉस्ट अप टू 10% ऑफ द जीडीपी बाय improving road connectivity and other facilities। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कह लीजिए या लॉजिस्टिक कॉस्ट कह लीजिए, हमारा आज के टाइम पे पूरे जीएसडीपी का 15% लग जाता है। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा दयनीय है। यूपी का अगर टोटल पॉपुलेशन देखा जाए 1 लाख पॉपुलेशन, तो 1 लाख पॉपुलेशन में यूपी का रैंक किस नंबर पे आएगा, यानी रोड डेंसिटी दो तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो टोटल पॉपुलेशन पे और एक टोटल एरिया पे, कितने स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितना रोड है आपके पास। दूसरा ये है कि इतने पॉपुलेशन में कितना रोड डेंसिटी है, यानी कितना लंबा रोड है आपके पास। ये दो आधार होते हैं रोड की डेंसिटी को मापने के लिए। तो हम यहाँ पॉपुलेशन से खाली हमारा संबंध है, क्योंकि यूपी जो है पॉपुलेशन में बहुत बड़ा स्टेट है, तो पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रोड डेंसिटी जो है हम लिख सकते हैं इसको, रोड डेंसिटी इन टर्म ऑफ 1 लाख पॉपुलेशन, 1 लाख पॉपुलेशन। तो रोड डेंसिटी इन टर्म ऑफ 1 लाख पॉपुलेशन, यूपी रैंक्ड एट 7th स्पॉट या 7th पोजीशन है ना,
7th पोजीशन पे उत्तर प्रदेश खड़ा हुआ है अगर हम रोड डेंसिटी को 1 लाख पॉपुलेशन के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब इसी कड़ी में हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा रोड से रिलेटेड कि रोड के इंपॉर्टेंस क्या क्या है, रोड के इंपॉर्टेंस, उसके बाद रोड से संबंधित चैलेंजेस, उसके बाद नेक्स्ट रोड से संबंधित गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव्स उठाए हैं। ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा इसी में इंपॉर्टेंस ऑफ रोड्स, यानी कि रोड ट्रांसपोर्टेशन के इंपॉर्टेंस क्या है। तो इंपॉर्टेंस, ठीक है, रोड ट्रांसपोर्ट का इंपॉर्टेंस क्या है यूपी में। तो नंबर 1 पे पहले नंबर में देखते हैं कि रोड ट्रैफिक। रोड ट्रैफिक चाहे वो फ्राइट हो या आपका पैसेंजर, दोनों के मामले में उत्तर प्रदेश में रोड का जो शेयर है वो 70%, यानी 70% पैसेंजर और माल ढुलाई दोनों मिला करके यूपी में 70% रोड से ट्रांसपोर्ट होता है, बाकी 30% अदर मोड ऑफ कम्युनिकेशन या अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन से या ट्रांसपोर्ट से। तो हम इसको कुछ इस तरह से कह सकते हैं। नंबर 1 पॉइंट हो जाएगा इसमें शेयर ऑफ रोड ट्रैफिक, रोड ट्रैफिक इन टोटल ट्रैफिक ऑफ स्टेट इंक्लूडिंग बोथ फ्राइड एंड पैसेंजर, अप्रोक्सीमेटली जो है यूपी में 70% ही है ना। तो शेयर ऑफ रोड ट्रैफिक इन टोटल ट्रैफिक ऑफ स्टेट इंक्लूडिंग बोथ फ्राइड एंड पैसेंजर अप्रोक्सीमेटली 70% यूपी का इसमें है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि हम एक वर्ड सुनते हैं या जानते हैं कॉमर्स। कॉमर्स का मतलब क्या होता है एक्चुअल में? कॉमर्स में 2 टर्म उससे संबंधित है, एक तो ट्रेड और एक आपका ट्रांसपोर्ट। तो कॉमर्स के पहले हम जो मीनिंग है एक्चुअल में समझ ले कि कॉमर्स में 2 गतिविधियां होती हैं। एक तो इसमें ट्रेड होगा, यानी कि सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, कॉमर्स का मतलब सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दूसरी चीज क्या है, वो गुड्स कहीं ना कहीं जो है ट्रांसपोर्ट होगा, एक जगह से दूसरी जगह वो शिफ्ट होगा, तो उसको कॉमर्स कहते हैं। ठीक है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से रोड जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। नेक्स्ट पॉइंट हम कह सकते हैं कि ट्रेड एंड कॉमर्स। तो ट्रेड एंड कॉमर्स का जो है एक तरह से बूस्टिंग इंजन है। ठीक है, ट्रेड एंड कॉमर्स पूरा का पूरा रोड पर ही निर्भर है, बूस्टिंग इंजन, यानी कि मोबिलिटी ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू दी रोड्स, है ना। इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है रोड की। मोबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू रोड, इस तरह से इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है रोड की, क्योंकि सारे के सारे गुड्स कोई भी होगा वो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट होगा, और मोस्टली गुड्स हम सर्विसेज किससे ट्रांसपोर्ट करते हैं? रोड के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट करते हैं, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती चली जाती है या बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ये एम्प्लॉयमेंट का भी साधन है। रोड है या रोड ट्रांसपोर्ट कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट बहुत बड़े लेवल पे प्रोवाइड करती है। तो इसको कह सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एम्प्लॉयमेंट रोड जनरेट कैसे करेगा? एक तो रोड को जो हम बनाते हैं
और बार बार वो टूट जाता तो उसके रिपेयर करने में। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन रोड कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयरिंग या मेंटेनेंस, रिपेयरिंग या मेंटेनेंस करने में एम्प्लॉयमेंट भी कहीं ना कहीं एक तरह से जनरेट करने का ये साधन है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फोर्थ नंबर हो जाएगा सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, गांव में जो भी जाति पाति की प्रथा थी, छूत छात, अनटचेबिलिटी, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं मोबिलिटी से, कनेक्टिविटी से दूर होती चली गई। लोग एक दूसरे, पहले क्या था कि एक बाउंडेशंस होता था कि आपको इसी रोड से जाना है, आपको इनका साया नहीं पड़ना चाहिए, शेड नहीं पड़ना चाहिए, ये सारे के सारे कहीं कि एक ही ट्रांसपोर्ट है, एक ही सिस्टम है, उसी से सबको जाना, कोई किसी बिरादरी का हो, किसी भी कास्ट धर्म का हो। तो ये कहीं ना कहीं ये सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी इसका रोल है। तो डोर टू डोर कनेक्टिविटी, डोर टू डोर कनेक्टिविटी, लिंक्स विद रिमोट विलेजेस, उसके अलावा क्या है, लिंक्स विद रिमोट विलेजेस, और जो दूर दराज के इलाके हैं, गांव हैं, उनको भी कहीं ना कहीं ये जोड़ने में काम करता है। तो इस तरह से जब गांव के लोग रोड से कनेक्ट हो जाते हैं, अर्बन एरियाज से, रोड के थ्रू अर्बन एरियाज से कनेक्ट हो जाते हैं, तो जो बेसिक मूलभूत सुविधाएं हैं वो उनको मिलने लगती हैं। जैसे कि आपकी हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, जॉब्स वगैरह हो गया। तो लिंक्स विद रिमोट विलेजेस हेल्प्स इन एक्सेसिंग बेसिक सर्विसेज या बेसिक बेनिफिट, जैसे कि फॉर एग्जांपल एजुकेशन, हेल्थ एंड जॉब्स, एजुकेशन, हेल्थ एंड जॉब, इस तरह की सुविधाओं लोगों को मिलने लगी और इसका बहुत बड़ा रोल है कहीं ना कहीं। देखिए, जहां तक बात है कि लिंक विद रिमोट विलेजेस, रिमोट विलेजेस का मतलब कि वो एरियाज जो दूर दराज के हैं, जो कि बहुत आसान नहीं होता है शहर तक पहुंचना, गवर्नमेंट की सुविधाएं भी वहां तक नहीं पहुंच पाती हैं। तो डिस्टेंस विलेजेस या रूरल पॉकेट्स लोकेटेड एट ए फार डिस्टेंस, रूरल पॉकेट्स लोकेटेड एट ए वेरी फार डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड रिमोट विलेजेस। तो रूरल विलेजेस जितने ही ज्यादा कनेक्ट होंगे उतनी ज्यादा सुविधाएं होंगी। अब सवाल यह है कि क्या सारे गांव इंडिया के कनेक्टेड हैं रोड से? क्या सारे गांव उत्तर प्रदेश के रोड से कनेक्टेड हैं? ठीक है, अब ये भी एक सवाल है सर कि क्या इंडिया के सारे गांव रोड से कनेक्टेड हैं, वेल कनेक्टेड हैं? नहीं। हमने अभी लास्ट में डेटा पढ़ा था मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का, कितना, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, उसके मुताबिक जो है इंडिया के मात्र 91% गांव ही ऐसे हैं जो कि रोड से कनेक्टेड हैं। कितना है? 91%, 91% गांव, विलेज जो है ऑफ ऑल विलेजेस। तो टोटल जो गांव हैं इंडिया के, उनमें से मात्र 91% विलेज ही इंडिया में रोड से कनेक्टेड है। जबकि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, उसका फेज चौथा यानी 2024 में स्टार्ट किया गया। उसका टारगेट क्या है कि जो अनकनेक्टेड रोड है पूरे इंडिया के, जो कि अप्रोक्सीमेटली 25,000 विलेजेस इंडिया के स्टिल अनकनेक्टेड। तो टिल नाउ, यानी कि 2024 में ये बात मेंशन था बजट में कि टिल नाउ, जब ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 4 स्टार्ट किया गया 2024 में, उसका चौथा फेज स्टार्ट किया गया, तब उसमें एक बात ये प्रावधान या प्रोविजन मेंशन किया गया था कि टिल नाउ 25,000 विलेजेस ऑफ इंडिया
are not connected with the roads. So the targets of Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana phase 4 is to connect all such villages whose are still unconnected with the mainstream of the roads. तो ये टारगेट था, यानी कि चौथे नंबर का या चौथा फेज जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का स्टार्ट हुआ 2024 में, उसके अंतर्गत एक प्रावधान ये था कि इंडिया के मात्र 25,000 गांव ऐसे हैं जो कि अनकनेक्टेड है रोड से, उनको जोड़ना है रोड से, ये टारगेट था। अब सवाल ये, तो हमने अलग अलग डेटा बता दिया, ठीक है, अलग अलग डेटा है, बट एक समझ लीजिए कि इंडिया के 90 से 95% गांव रोड से कनेक्टेड है, आप इसे ये समझिए, और 4% या 5% इंडिया का गांव रोड से कनेक्टेड नहीं है। अब सवाल यह है कि यूपी के कितने गांव रोड से वेल कनेक्टेड है, हाउ मेनी विलेजेस आर वेल कनेक्टेड इन उत्तर प्रदेश। ये डेटा हमको मिल नहीं पाया, अगर किसी को मिलेगा तो आप हमको कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा। इसी में हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, इंटरकनेक्टेड विद द मार्केट। 4 के बाद 5 नंबर हो जाएगा, इंटर कनेक्टेड विद मार्केट। मार्केट से भी मतलब कि एक तरह से ये इंटरकनेक्ट हो जाता है, करता है, यानी गांव को शहर से, शहर को शहर से, और शहर को गांव से, सबको आपस में इंटरकनेक्ट करता है, जोड़ता है ये रोड। इसके कारण क्या होता है कि कॉस्ट जो है एक तरह से कम हो जाती है। तो कह सकते हैं इस पॉइंट्स को, रिड्यूसिंग कॉस्ट एंड पेरिशेबल ऑफ द कमोडिटीज, ठीक है, एंड पेरिशेबल कमोडिटीज कैन बी ट्रांसफर to the cities in time being. For example, farmers of West UP daily ट्रांसपोर्टिंग फ्रेश वेजिटेबल, या सप्लाइंग, ट्रांसपोर्टिंग या मतलब कि कह सकते हैं, या सप्लाइंग फ्रेश वेजिटेबल्स टू एनसीआर, है ना। वेस्ट यूपी के जो फार्मर है वो डेली रूटीन में अपनी सब्जियों को दिल्ली एनसीआर में ला करके बेचते हैं। उसका मुख्य कारण क्या है कि यहाँ के रोड वेल कनेक्टेड हैं और जिसका इनको फायदा मिलता है। और सब्जी वगैरह क्या है कि ये पेरिशेबल गुड्स में आता है, जो एक तरह से जल्दी लॉस हो जाता है, मतलब कि अगर टाइम पे ना पहुंचाया जाए तो हम कह सकते हैं इस पॉइंट्स को, चांसेस ऑफ डिले, डैमेज एंड लॉसेस आर लेस, ठीक है। हेंस chances of delay, damage and losses are less। तो इस तरह से यहाँ पे जो उसका डिले होगा या इस तरह से वो लेट में पहुंचेगा तो खराब हो जाएगी सब्जियां, सड़ जाएंगी, गल जाएंगी, तो ये सारी की सारी चीज़ों से बचा जा सकता है अगर रोड आपके यहाँ बहुत ही अच्छा कनेक्टेड हो जाए मार्केट से। तो इसका इतना ज़्यादा मतलब उसकी सुविधा है। अब पूरी इकोनॉमी चढ़ दौड़ती है, जैसे कि वेस्ट यूपी की पूरी इकोनॉमी का बहुत ज़्यादा है, बहुत फ़ायदा है इस चीज़ से कि वहाँ के लोग बहुत आसानी से अपनी, उनको ये नहीं सोचना हो कि हमको बेचना कहाँ, हमारे लिए मार्केट क्या है। ईस्ट यूपी के किसानों को यही बात बार बार जो है सरदर्द रहती है कि हम बेचेंगे किसको, कहाँ बेचेंगे, ये बहुत बड़ी मतलब एक समस्या है। नेक्स्ट क्या है कि चीप एंड इजी टू कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेनेंस, 6 नंबर का पॉइंट है, चीप एंड इजी टू कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेनेंस। रोड ट्रांसपोर्ट के साथ एक अच्छी चीज क्या होती है कि चीप एंड इजी टू कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेनेंस। इसको मेंटेनेंस करने में भी बहुत आसानियां होती हैं
हेल्प्स इन शॉर्ट एंड मीडियम डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा ये, हेल्प्स इन शॉर्ट एंड मीडियम डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। इस तरह की चीजों को भी ये कहीं ना कहीं सहायक होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बॉर्डर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, हेल्पफुल फॉर बॉर्डर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। जैसे कि वहां पे नेपाल बॉर्डर पे इंडिया के जो है एसएसबी लगी हुई है, फॉर एग्जांपल एसएसबी, तो एसएसबी वगैरह को अपना जो भी है उनके एकोमोडेशंस के लिए टेम्पू, मतलब कि जो टेंट वेंट होते हैं या आम एम्यूनिशन अगर सप्लाई करना हो, या कोई भी नेपाल से या चाइना से कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई, तो ये बॉर्डर एरियाज यूपी है, इसलिए भी एक पॉइंट बनेगा ही कहीं ना कहीं कि हेल्प्स इन बॉर्डर सेफ्टी सिक्योरिटी और मोबिलिटी ऑफ द कॉप्स, ठीक है, मोबिलिटी ऑफ द आर्म एम्यूनिशंस, ठीक है, एंड डिफेंस आइटम्स, उसके लिए भी ये कहीं ना कहीं रोड सहायक होते हैं। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट इसी से संबंधित जो है, रोड से संबंधित, कि अप्रोचेज एंड पॉलिसीज, यानी रोड डेवलपमेंट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने, अब यहाँ पे हम सेंटर की बात करेंगे थोड़ा सा, ये सारे पॉइंट स्टेट के चल रहे थे क्योंकि यूपी भी कहीं ना कहीं जो पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है यूपी में भी वही अप्लाई होगा, ठीक है। तो थोड़े से कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की भी देख लें ताकि उसको हमको समझने में यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से आसानी हो, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, अगला टॉपिक हेडिंग जो है इसी के अंतर्गत, कि क्या पॉलिसी जो क्या अप्रोच अडॉप्ट किए थे इंडियन गवर्नमेंट ने, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने रोड डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो पॉलिसीज एंड अप्रोच अडॉप्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर रोड डेवलपमेंट, इस तरह से हम कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा हेडिंग क्या हो जाएगा, पॉलिसीज एंड अप्रोचेस adopted by सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, फॉर रोड डेवलपमेंट। देखिए इसके अंतर्गत यूपी सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट ने तीन एक तरह से प्लान है और उन तीनों प्लान के आधार पे सेंट्रल गवर्नमेंट रोड को बनाती थी या मेंटेन करती थी और वही अप्रोच अप्लाई की थी। तो इसमें नंबर एक पे क्या हम कह सकते हैं पॉइंट, कि देखिए 1991, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जो एलपीजी कहलाता है, एलपीजी के आने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का ये अप्रोच था कि जो रोड है ये रोड कंस्ट्रक्शन के साथ साथ रोड एम्प्लॉयमेंट का भी साधन होगा। तो रोड डेवलपमेंट क्या है, इसका जब कंस्ट्रक्शन होगा तो एक तरह से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। तो हमको रोड कंस्ट्रक्शन पे रोड के द्वारा एम्प्लॉयमेंट भी देना है, रोड के जरिए हमको ज्यादा से ज्यादा नौकरियां प्रोवाइड करनी है। ये स्टार्टिंग के दिनों में अप्रोच में शामिल था। ये कब तक चला है, आजादी या 1947 से लेकर के 1991 तक, यानी एलपीजी आने तक ये पॉलिसी या ये अप्रोच सेंट्रल गवर्नमेंट अप्लाई करती रही है। 1991 के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट इस पॉलिसी से हट करके नई पॉलिसी अडॉप्ट की कि नहीं, एम्प्लॉयमेंट का साधन रोड नहीं होगा, रोड बल्कि क्वांटिटी और क्वालिटी बढ़ाने का हमारा फोकस होगा रोड पे। और रोड के द्वारा, चाहे रोड कंस्ट्रक्शन या मेंटेनेंस के द्वारा, हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने पे फोकस नहीं करेंगे। उसके बजाय हम क्या करेंगे कि रोड बनाने में कॉस्टिंग मेंटेन होगी, यानी इक्विपमेंट से टेक्नोलॉजी का यूज होगा ताकि ज्यादा से ज्यादा रोड और ज्यादा क्वालिटी, यानी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में फोकस किया जाएगा। उसके लिए टेक्नोलॉजी बेटर यूज की जाएगी, चाहे लेबर फोर्स को एम्प्लॉयमेंट मिले या ना मिले। ये 1991 के बाद ये अप्रोच अप्लाई किया गया। इसके अंतर्गत तीन मेजर प्लान्स है, एक आपका नागपुर प्लान है, एक बॉम्बे प्लान है, एक लखनऊ प्लान है। इसमें नागपुर प्लान जो है उसी से रिलेटेड थोड़ी सी हम बातें करेंगे। तो इसको सीक्वेंस वाइज इस पॉइंट्स को कुछ हम इस तरह से लिख सकते हैं कि टिल 1991 रोड
कंस्ट्रक्शन वाज कनेक्टेड विद एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ठीक है, एक तो ये पॉइंट हुआ। उसके बाद जो है दूसरा पॉइंट ये है कि इसके अंतर्गत कुछ प्लान है, नागपुर प्लान, बॉम्बे प्लान और लखनऊ प्लान। ठीक है, क्या है? नागपुर प्लान, बॉम्बे प्लान। नंबर 1 पे आपका क्या है? नागपुर प्लान। नेक्स्ट आपका जो है इसी में बॉम्बे प्लान है ये। थर्ड आपका लखनऊ प्लान है। नागपुर प्लान ये आपका 1943 से 63 तक चला है। और ये बॉम्बे प्लान आपका 1961 से लेकर के 81 तक चला है। लखनऊ प्लान आपका 1981 से लेकर के 2001 तक चला है। ठीक है, ये नागपुर प्लान, बॉम्बे प्लान एंड लखनऊ प्लान, इन तीनों प्लान में जो फोकस था, फोकस ऑन रोड कंस्ट्रक्शन विद एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। इन तीनों प्लान में ये बात मतलब की रखी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि पोस्ट लिबरलाइजेशन जो है, यानी कि 91 तक ये चला। अब पोस्ट एलपीजी एडॉप्शन कह सकते हैं, या पोस्ट लिबरलाइजेशन जो फोकस है वो बदल गया और इक्विपमेंट्स वगैरह पे, टेक्नोलॉजी वगैरह पे मतलब कि फोकस किया जाने लगा। तो इस पॉइंट को कुछ इस तरह से कह सकते हैं, पोस्ट लिबरलाइजेशन फोकस shifted now emphasizing on use of capital intensive technology, use of capital intensive technology, capital intensive high tech road making equipment। ठीक है, this led to increase both quality and quantity। this approach led to increase both quantity and quality of roads in India। ठीक है, तो इस तरह से एक पॉइंट ये था कि पॉलिसीज एंड अप्रोच के बारे में अगर बात की जाए तो 3 प्लान आए थे। एक आपका नागपुर प्लान जो कि 1943 से लेकर के 63 तक था, बॉम्बे प्लान 61 से लेकर के 81 तक था, लखनऊ प्लान आपका 61 से लेकर के 2001 था। इसमें ये रोड कंस्ट्रक्शन को जो है एम्प्लॉयमेंट से जोड़ा गया था और ये फार्मूला कब तक चलता रहा? पोस्ट लिबरलाइजेशन तक, यानी कि आपका लिबरलाइजेशन की जो पॉलिसी अडॉप्ट की गई एलपीजी की तब तक चलता रहा। लिबरलाइजेशन की जो पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई तब से लेकर के, यानी कि पोस्ट लिबरलाइजेशन, ठीक है, 1991 के बाद से। कब मतलब? सिंस 1991। इसका मतलब ये हो गया सिंस 1991 फोकस जो है वो शिफ्ट हो गई और फोकस किस पे किया जाने लगा? ज्यादा जोर दिया जाने लगा कैपिटल इंटेंसिव हाई टेक रोड मेकिंग इक्विपमेंट पे। कैपिटल पहले लेबर इंटेंसिव जो है था, रोड जो है कंस्ट्रक्शन लेबर इंटेंसिव था, अब कैपिटल इंटेंसिव हो गया, अब टेक्नोलॉजी आधारित हो गई।
पहले लेबर बेस आधारित हुआ करता था, ताकि ज्यादा से ज्यादा रोड से का यानी कि क्वांटिटी का मतलब कि एक तरह से साइज, नंबर ऑफ किलोमीटर्स, और क्वालिटी का मतलब कि बेटर रोड, ठीक है जो जल्दी से खराब ना हो, इस पे फोकस किया जाने लगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या कि जो नागपुर प्लान है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम जान लेते हैं। नागपुर प्लान के बारे में 2 पॉइंट्स लिख लें तो ज्यादा बेटर रहेगा। इसी के अंतर्गत नागपुर प्लान है। नागपुर प्लान का 2 पॉइंट ज्यादा है जो है हम ओनली लिखेंगे। देखिए इस प्लान का टारगेट क्या था कि 16 किलोमीटर जो है रोड 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में बनाना जरूरी है, ठीक है। नंबर 1 प्लान का टारगेट क्या था नागपुर प्लान का? प्लान टारगेट्स टू कंस्ट्रक्ट 16 किलोमीटर रोड, 16 किलोमीटर रोड लेंथ इन 100 किलोमीटर 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, यानी 100 किलोमीटर अगर का एरिया कोई है तो वहां पे कम से कम 16 किलोमीटर का रोड होना जरूरी है, ये इसके अंतर्गत। नेक्स्ट पॉइंट क्या था कि नागपुर प्लान जो है रोड को 4 भागों में क्लासिफाई किया। पूरे इंडिया के रोड्स को 4 भागों में नागपुर प्लान के द्वारा क्लासिफाई कर दिया गया, और वही आज भी अप्लाई है, इसलिए इस पॉइंट को भी ले लीजिए। अंडर नागपुर प्लान रोड्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स। अब जो ये 4 ग्रुप में क्लासिफाई किया गया उसके बारे में जान ले थोड़ा सा। नागपुर प्लान में नंबर 1 पे आपका था ये एनएच यानी कि नेशनल हाईवे, नंबर 2 पे था आपका स्टेट हाईवे, तीसरे नंबर पे इसमें था डिस्ट्रिक्ट हाईवे, फोर्थ नंबर में इसमें जो था, चौथे नंबर का हो जाएगा, ये आपका जो है रूरल रोड था। जो नेशनल हाईवे है नंबर 1 पे पॉइंट आपका क्या है? नेशनल हाईवे की अगर बात की जाए तो नेशनल हाईवे ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अंदर आता है। किसके अंतर्गत आता है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अंतर्गत आता है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक अथॉरिटी क्रिएट की गई बाद के दिनों में, और उसी अथॉरिटी के अंदर नेशनल हाईवे का कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस वगैरह आता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि नेशनल हाईवे का टारगेट क्या है? सेंट्रल कैपिटल को स्टेट कैपिटल से जोड़ना, स्टेट कैपिटल को आपको सेंट्रल कैपिटल से जोड़ना, स्टेट कैपिटल को इंडिया के मेजर सिटीज और पोर्ट से जोड़ना, ठीक है। तो हम कह सकते हैं टू कनेक्ट स्टेट कैपिटल विद सेंट्रल कैपिटल्स एंड मेजर मेट्रोज एंड पोर्ट्स। स्टेट कैपिटल को आप सेंट्रल कैपिटल से जोड़ो या सेंट्रल कैपिटल को स्टेट कैपिटल से जोड़ो, दोनों पॉइंट एक ही भी, ठीक है। और मेजर मेट्रोज वगैरह से भी जोड़ा जाएगा इसको। नेक्स्ट पॉइंट इसी में आपका जो है स्टेट हाईवेज है, वो स्टेट कैपिटल को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से जोड़ने का प्रोग्राम रखा गया था इसके अंदर का। नेक्स्ट पॉइंट आपका स्टेट हाईवे आ जाएगा। इसका पर्पस क्या था? ये एक्चुअल में आता है स्टेट हाईवे अथॉरिटी के अंदर। स्टेट हाईवे अथॉरिटी, अब स्टेट हाईवे अथॉरिटी जो है एक्चुअल में जो काम करती है वो पीडब्ल्यूडी के अंदर ही काम करती है, पीडब्ल्यूडी के थ्रू ही काम करती है, ठीक है। तो यहां पे हम पीडब्ल्यूडी भी कह सकते हैं, ठीक। और स्टेट हाईवे जो है इसका पर्पस क्या था?
टू मेक ए लिंक या टू कनेक्ट स्टेट कैपिटल विद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से जोड़ने के लिए ये आपका स्टेट हाईवेज लाया गया था। और नेक्स्ट पॉइंट, स्टेट यूपी में टोटल मुझे लगता है 83 की कितने स्टेट हाईवेज हैं, लमसम जो ऐसे ही है, 80 से प्लस कुछ स्टेट हाईवेज हैं यूपी में। और आपका जो डिस्ट्रिक्ट रोड है, नेक्स्ट पॉइंट आपका जो डिस्ट्रिक्ट रोड है, इसको जिला पंचायत जो होता है वो इसका कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस का काम देखता है नंबर 1 पे, और कुछ पीडब्ल्यूडी वगैरह भी देखते हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट रोड्स को। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं जिला पंचायत, एंड कुछ रोड ऐसे होते हैं उनको पीडब्ल्यूडी बनाता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, ठीक है। और इसका तात्पर्य क्या है, टू कनेक्ट ग्राम सभा विद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को आप ग्राम सभा से जोड़ देंगे, ठीक है, यानी हर गांव को अपने अपने डिस्ट्रिक्ट का जो हेडक्वार्टर है उससे जोड़ दें, ये इसका टारगेट है। उसके अलावा जो रूरल रोड था, 14 नंबर का जो पॉइंट था, रूरल रोड, रूरल रोड इसका भी कंस्ट्रक्शन का काम यही जिला पंचायत, कुछ जिला परिषद जो होता है वो अपने क्षेत्र का देखता है। उसके अलावा जिला परिषद के अलावा जो ग्राम प्रधान होता है वो देखता है, ठीक है। कुछ सीएम और पीएम की जो स्कीमें हैं वो भी रूरल रोड में ही, जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, तो ये सारे फंड वहां से जाते हैं। लेकिन कंस्ट्रक्शन का मेनली काम विलेज पंचायत जो होता है, गांव का मुखिया प्रधान वही बनाता है गांव का रोड, ठीक है। बट गांव के जो बाहर का रोड होता है वो जिला परिषद या पीडब्ल्यूडी वगैरह बनाते हैं। तो ये रूरल रोड जो है इसका तात्पर्य क्या है, टू कनेक्ट हॉस्पिटल और उसके अलावा स्कूल, पंचायत भवन एंड ऑल स्ट्रीट्स ऑफ विलेज एमंग देमसेल्फ, ठीक है, उनको आपस में जोड़ना, एमंग देमसेल्फ। और उनको जो गांव की गलियां हैं, गांव के मतलब की रोड्स हैं, उनको आप स्कूल, हॉस्पिटल, प्राइमरी हेल्थ सेंटर वगैरह से जोड़ने की जो प्रावधान होते हैं। ये तो नागपुर प्लान के अंतर्गत 4 ही रोड्स को मेंशन किया गया था, बट अदर रोड्स भी इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं। नागपुर प्लान में तो 4 ही रोड थे, बट अदर जो रोड है उनके बारे में भी जान ले। कुछ रोड्स अदर रोड्स भी कहलाएंगे, तो उनको हम कह सकते हैं अदर, वो नागपुर वाले में मेंशन नहीं थे, ठीक है। तो अदर रोड्स जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे अदर रोड्स में नंबर 1 में हम कह सकते हैं मेट्रोपॉलिटन रोड, या आपका जो है सिटी रोड्स या टाउन रोड्स, ठीक है। तो मेट्रोपॉलिटन रोड एंड अर्बन रोड है ना, एक रोड ये हो जाएगा। यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से बॉर्डर रोड भी हो जाएगा। बॉर्डर रोड पूरे इंडिया में कहीं पे भी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ही मैनेज करता है, जैसे कि रुपही डीहवा बहराइच में, सिद्धार्थ नगर में जो है लुम्बिनी नेपाल नगर क्या करके अलीगढ़वा रोड बाईपास है, वो भी इंटरनेशनल हाईवेज है। बढ़नी रोड जो इंटरनेशनल हाईवेज है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, उसका मेंटेनेंस पूरा का पूरा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ही देखती है। और अलग बात है कि वहाँ पे लोकल लेवल पे उनके पास उतनी सुविधा नहीं होती है, तो वो फंडिंग कर देती है पीडब्ल्यूडी को, स्टेट के पीडब्ल्यूडी यानी उत्तर प्रदेश के पीडब्ल्यूडी को, और वो उस पर कंस्ट्रक्शन का काम देखते हैं, ठीक है। बट ऐसे कि जो बॉर्डर एरियाज में, नेपाल के बॉर्डर पे जो रोड बनाए गए इंडिया के अभी हाल के दिनों में चारों तरफ से, तो उस पर सारा का सारा काम जो है कंस्ट्रक्शन का वही देख रही थी, क्या कहते हैं, पीडब्ल्यूडी। जबकि उसका जो फंडिंग है वो सारा का सारा बीआर मतलब कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन देखती है। बीआरओ जो कि डिफेंस मिनिस्ट्री या इसमें बीआरओ इसमें आती है, मुझे लगता है होम मिनिस्ट्री में। तो बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन देखती है।
तो ये बॉर्डर रोड है। उसके अलावा जो है एक्सप्रेस वे भी बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, एक है जो नया भी मार्केट में आया है, एक्सप्रेस वे हम कह सकते हैं इसको। एक्सप्रेस वे को हम लास्ट में पढ़ेंगे, इसी के बाद डिटेल में यूपी में। ये सारे के सारे हमारे पास रोड्स हो गए। नेक्स्ट पॉइंट आपका जो है इसी से संबंधित रोड के बाद अगला हमारा जो टॉपिक्स होगा वो ये हो गया कि जो चैलेंजेस क्या हैं उत्तर प्रदेश में, रोड से संबंधित क्या क्या समस्याएं हैं और क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसी से संबंधित हो जाएगा। बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स है और बहुत डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा ये सारी चीजें। नेक्स्ट पॉइंट क्या क्या चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम, रोड से संबंधित चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स, ठीक है, एंड प्रॉब्लम्स। देखिए इसको हम चैलेंजेस को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो आप जो है कंस्ट्रक्शन से संबंधित और दूसरे नंबर में आपका रोड जो ट्रैफिक है यानी ट्रांसपोर्ट से संबंधित, ठीक है। तो इन चैलेंजेस को हम दो एंगल से स्टडी करेंगे। नंबर एक आपका क्या है कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और दूसरे नंबर में ट्रैफिक या ट्रांसपोर्ट है ना, ट्रैफिक या ट्रांसपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम स्टडी करेंगे। तो पहले नंबर में जो है कंस्ट्रक्शन रिलेटेड इश्यूज उसको हम देखते हैं। पहले नंबर पे कंस्ट्रक्शन हम देखते हैं यहाँ पे। देखिए कंस्ट्रक्शन रिलेटेड अगर बात की जाए तो रोड को बनाने में और रोड को मेंटेन करने में क्या क्या समस्याएं आती हैं। नॉर्मल टाइम पे वैसे हम सोचते हैं अगर कोई रोड बनाना है तो उसमें हमको क्या दिक्कत आएगी। पहले नंबर में हमको लैंड एक्विजिशन की समस्या आएगी भाई रोड को बनाने में। दूसरे नंबर में फंड की जरूरत पड़ती है, वो हो जाएगा। तीसरे नंबर में रोड को अगर आप मतलब कि मेंटेन करना चाहते हैं तो भी एक समस्या है। कुछ जोग्राफिकल फेनोमेना, जोग्राफिकल फीचर भी हर्डल्स क्रिएट करते हैं रोड कंस्ट्रक्शन में और मेंटेन करने में, क्योंकि बार बार वो टूट जाते हैं रोड। तो इस तरह से और रोड अपने यहाँ आज भी बहुत सारे रोड्स ऐसे हैं जो कि कंजेशन वगैरह से रिलेटेड है, यानी कि समस्याएं हैं। और वो कंजेशन वाली समस्याएं जो है वो भी हम बात करेंगे, यानी ट्रैफिक संबंधित या ट्रांसपोर्ट से संबंधित। तो पहले नंबर पे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। तो कंस्ट्रक्शन के मामले में पहला हमारा जो सवाल है वो ये है कि लैंड एक्विजिशन बहुत बड़ी समस्या है कि लैंड एक्विजिशन। लैंड एक्विजिशन की समस्या बहुत बड़ी है, यानी कि रोड जो है कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। देखिए लैंड एक्विजिशन की बात की जाए तो अगर इंडिया लेवल पे हम बात करते हैं तो रोड कंस्ट्रक्शन में 25 से 30% कॉस्टिंग लैंड एक्विजिशन पे ही खर्च हो जाता है। टोटल रोड बनाने में 25 से 30% अमाउंट जमीन खरीदने में, यानी कि जमीन अधिग्रहण करने में 25 से 30% पैसा टोटल रोड कंस्ट्रक्शन का खर्च हो जाता है। तो कितना कॉस्टली है एक तरह से, तो ये बहुत बड़ा रोड है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि अकाउंटिंग फॉर 25% to 30% of project cost प्रोजेक्ट कॉस्ट इन इंडिया। इंडिया में रोड बनाने में टोटल जितना खर्चा आता है उसका मात्र 25 से 30% खर्चा लैंड एक्विजिशन में ही चला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि डिलेड टाइम कंज्यूमिंग, मतलब ज्यादातर क्या है कि जो लैंड एक्विजिशन होते हैं बहुत सारे उसमें स्टेक होल्डर होते हैं, अलग लोगों की जमीनें होती हैं, तो हम कह सकते हैं कि टाइम कंज्यूमिंग एंड डिलेड, ठीक है। ऑफन टाइम कंज्यूमिंग एंड डिलेड प्रोजेक्ट ज्यादातर आप देखेंगे कि डिले हो जाता खाली लैंड एक्विजिशन की वजह से, ठीक है। जैसे देखिए अगर
डिले की बात की जाए, सपोज दैट प्रोजेक्ट डिले, तो डिले से रिलेटेड आपको मैं एक मिसाल देता हूं। गवर्नमेंट की एक अपनी प्रोजेक्ट है भारतमाला करके। भारतमाला प्रोजेक्ट अभी भी प्रॉपर अप्लाई नहीं हो पाया और वो ग्रास रूट पे अप्लाई नहीं हुआ, तो वो डिले का ही एक तरह से एग्जाम्पल है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए एक समस्या आपका क्या है कि जो यूपी है, बिहार है, वो सारे के सारे जो जोग्राफिकल फेनोमेनास हैं। थर्ड पॉइंट पे हम लिख सकते हैं, दूसरे नंबर पे तीसरा नंबर जो हमारा हो जाएगा जोग्राफिकल फेनोमेना। और अनसपोर्टिव जोग्राफिकल फीचर जी जो है रोड कंस्ट्रक्शन में उत्तर प्रदेश में ये सपोर्टिव नहीं है। कैसे नहीं सपोर्टिव है? उसका मुख्य कारण ये है कि बहुत सारे रिवर्स, बहुत सारे चैनल्स फ्रीक्वेंटली उसी एरिया से क्रॉस होते हैं, गुजरते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि उन पे ब्रिज बनाना पड़ेगा, तो उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा आएगा। वो फ्लड बहुत बार ऐसा होता है कि रिवर जो है म्यांड्रिंग, यानी रिवर अपना कोर्स बदलती रहती है म्यांड्रिंग की वजह से, जिसकी वजह से फ्लड आता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि रोड में बारिश ज्यादा होने के कारण वहां की जो सॉयल है, मिट्टी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, खासकर ईस्ट यूपी और तराई वाले बेल्ट की, जिसके कारण की स्ट्रांग यानी कह सकते हैं कि जियोलॉजिकल हार्ड रॉक नहीं है, वो सॉफ्ट रॉक है, क्योंकि वो न्यू अलूवियम है। वो रिवर के द्वारा लाई जाती है और डिपॉजिट कर दी जाती है, फैला दी जाती है पूरे नदन प्लेन में, और वो सॉफ्ट रॉक होने के कारण बहुत सारे पोर्ट होल से डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है रोड पे ही। रोड पे पूरा गड्ढा, खट्टा, गड्ढा जो भी बोलते हैं वो क्रिएट हो जाता है। वो सारे इन्हीं कारणों से क्रिएट होता है, ज्योग्राफिकल फेनोमेना के कारण। अब हम इसको डिटेल में बातें करते हैं ज्योग्राफिकल फेनोमेना से रिलेटेड। तो नंबर 1 पॉइंट हो जाएगा फ्रीक्वेंट अक्रेंस ऑफ रिवर्स एंड चैनल्स। फ्रीक्वेंट occurrence of rivers and channels, ठीक है, that required to construct bridge and culverts, to construct bridges and culverts। ब्रिज कलवर्ट का मतलब जैसे पुल होता है, एक तो अंडरपास, ओवर ब्रिज, इस तरह की चीजों को बनाने की जरूरत पड़ती है इन नाले नदी के होने के कारण। अंडरपास, ओवर ब्रिज और फ्लाई ओवर, इस तरह की चीजों को बनानी पड़ती है। उसके अलावा कलवर्ट का मतलब जैसे छोटे छोटे ऐसे गुफानुमा जो बना दिए जाते हैं, जैसे कि मान के चलिए कि जो आपका टनल होती है, तो छोटा सा ऐसे टनल नुमा बना दी जाती है और ऊपर से रोड चला जाता है, तो वो कलवर्ट हो जाएगा। The frequent occurrence of rivers and channels that require to construct bridges and culverts. Several times these bridges and culverts were washed away through the heavy and massive flooding. तो हम कह सकते हैं frequent flooding occurrence of फ्रीक्वेंट फ्लडिंग। अब जब फ्लड आएगा तो क्या हो जाएगा कि रोड्स एंड ब्रिजेज वेयर वॉश्ड अवे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि वहां पे जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है बहुत सॉफ्ट है, सॉफ्ट जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। सॉफ्ट जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ कि जो रिवर है वो बहुत सारे सेडिमेंट्स आपके लाती है और वहां पे डिपॉजिट कर देती है, तो वो बना हुआ किसका है? न्यू अलूवियम का। तो सॉफ्ट जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, ठीक है,
formed by newly brought alluvium by rivers. Hence potholes and depressions can be seen in the roads. रोड में डिप्रेशन या इस तरह की चीजें आप वहां अक्सर देख सकते हैं, क्योंकि वहां का जो वो है क्या कहते हैं रॉक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, जिसके कारण वहाँ पे समस्याएं आती रहती हैं और फ्लड होता है। और उसके अलावा एक बात ये भी है कि देखिए क्रॉस फ्लोइंग रिवर इन नदर्न प्लेन, ठीक है, तो क्रॉस फ्लोइंग ऑफ रिवर्स यानी यह परपेंडिकुलर है रोड जैसे। ज़्यादातर क्या है आपकी मैं बात रखता हूँ एक पॉइंट यहाँ पे भी, क्रॉस फ्लोइंग ऑफ रिवर्स look like the roads or creating obstacles in river path, in river course, ठीक है। रिवर कोर्स जो होता है कहीं ना कहीं मान के चलिए, सपोज दैट ये मान के चलिए कि ये हिमालय है, इस हिमालय से सारे रिवर कुछ इस तरह से निकलते हैं, ऐसे रिवर निकलते हैं। और ज्यादातर रोड आप देखेंगे जैसे NH24 है, NH आपका जो है 28 है, जो उस एरियाज में पुराना हो गया, अब तो नए नए नाम बदल दिए गए। तो जो इधर के बेल्ट के रोड्स हैं सारे के सारे रोड इस तरह से फ्लो करते हैं। ये रोड हैं आपके रोड 1 रोड 2। अब ये आपका चैनल्स है, रिवर के चैनल्स हैं। चैनल आपका हिमालय, ये क्या है आपका हिमालय है। अब देखिए सारे के सारे ये जो है रिवर इस तरह फ्लो जा रही है, ये नॉर्थ है ये साउथ है, और रोड आपके इस तरह से है तो परपेंडिकुलर हो जा रहा है, तो क्रॉस कर रही है, यानी कि रिवर क्रॉस कर रही है रोड को। तो कहीं ना कहीं ये रोड उसके फ्लो में ऑब्स्टेकल बाधा डाल रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीजें जो है हम देख सकते हैं, और ये बहुत बड़ा एक तरह से अड़चन है, बहुत बड़ा रोड़ा है, रुकावट है रोड कंस्ट्रक्शन में या मेंटेन करने में या रोड के ब्रेक डाउन होने में। इसलिए रोड कॉस्टिंग एरियाज बहुत ज़्यादा आती है। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या हो जाएगा कि म्यांड्रिंग्स या रिवर म्यांड्रिंग, रिवर म्यांड्रिंग क्या करती है कि चेंजिंग रिवर कोर्स फ्रीक्वेंटली। अब रिवर का जो कोर्स है बार बार बदलता रहेगा, तो पुल इस साइड में बना हुआ है, रिवर उस साइड से बहने लगी, तो कितनी समस्या है। ये सारी समस्याएं वहां पे देखने को मिलती हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो है तो इन सारी समस्याओं का मेन मुख्य जो कारण है आपका, हम कह सकते हैं कि हाई कॉस्टिंग ऑन कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस। मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है यहाँ पे, और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी बहुत आती है, क्योंकि सारे के सारे यहाँ पे रॉक्स जो है सॉफ्ट हैं, और फ्लड भी बहुत फ्रिक्वेंटली होता रहता है, और जो यहाँ का स्ट्रक्चर्स वगैरह है बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है उस तरह से। नेक्स्ट पॉइंट हमारा फंडिंग से संबंधित है, तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा तीसरा, यानी कि चौथे नंबर का जो हमारा हो जाएगा फंडिंग। 4 पॉइंट हमारा किससे है, फंडिंग इश्यूज। फंडिंग इश्यूज की अगर बात की जाए तो फंड की तो वैसे बहुत ज़्यादा कमी है हर चीज़ में, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट ने एक मतलब कि PPP मॉडल अडॉप्ट किया था, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ज्वाइंट वेंचर में कोई भी कंस्ट्रक्शन होगा, यानी कुछ गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, कुछ प्राइवेट इन्वेस्टर को प्रमोट करेगी कि वो इन्वेस्ट करें, और फिर बाद में वो अपना हाइब्रिड एन्युटी मॉडल वगैरह लाया गया कि आप सर्टेन टाइम तक अपना पैसे कमाइए, जो आपने लागत लगाए हैं
उसको मेंटेनेंस भी करते रहिए, और उसके बाद फिर गवर्नमेंट को उसको हवाले कर दीजिए। ठीक है, तो जो ये आप देखते हैं टोल प्लाजाज वगैरह सारे के सारे इसीलिए इन्हीं प्राइवेट कंपनियों के होते हैं। फिर भी फंडिंग में जो ट्रिपल मोड है वो बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं हुआ। उसका कारण क्या है? मेन कारण एक है कि वो गेस्टेशन पीरियड बहुत हाई होता है। जो भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसका गेस्टेशन पीरियड बहुत ज़्यादा हाई होता है। गेस्टेशन पीरियड का मतलब कि ड्यूरेशन जो लगता है बनाने में, जब से वो प्रोजेक्ट उनको हैंडओवर हुआ और उसके फाइनल होने तक, तो ये जो पीरियड लगा, स्पेन ऑफ टाइम, उसको गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। तो गेस्टेशन पीरियड कंस्ट्रक्शन का बहुत ज़्यादा लंबा होता है। आप जो किसी ने पैसे लगाए तो 15 साल उसको इनपुट आना, मतलब कि उसके हाथ में पैसा आएगा, 5 साल 7 साल लग जाता है मिनिमम जो है, क्योंकि पहले ज़मीन अधिग्रहण होगा, उसके बाद कंस्ट्रक्शन होगा, है ना। तो ये सारे फैक्टर हैं जिसके कारण जो है फंडिंग की इशू या समस्याएं हैं। तो हम इसको कह सकते हैं कि डिस्प्यूट विद ट्रिपल बी प्लेयर्स क्या है? डिस्प्यूट विद ट्रिपल बी प्लेयर, कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट जो है बिटवीन कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट एंड ट्रिपल पी प्लेयर्स। ठीक है, जो भी प्राइवेट कंपनियां हैं जो ट्रिपल पी टाइप, उनमें कहीं ना कहीं बिकॉज ए लॉन्ग gestation period deter the investor choice। इन्वेस्टर चॉइस का मतलब क्या हुआ कि जब लंबे समय तक आपका, यानी कि लंबा समय लगेगा किसी प्रोजेक्ट को बनाने में, जैसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री सारे के सारे लंबे समय लगता है इसमें बनाने में, तो उनके चॉइस को, इनके इंटरेस्ट को वो मार देती है इन्वेस्टर की। ठीक है, तो हम उसको कह सकते हैं कुछ तरह, बिकॉज ए लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड डिटर द इन्वेस्टर चॉइस। इन्वेस्टर चॉइस का मतलब कि इन्वेस्टर को वो रोकती है, उनको बाधा डालती है कि आप लोग इसमें इन्वेस्ट मत करिए, क्योंकि इसका गेस्टेशन पीरियड बहुत ज़्यादा लंबा है, और इसलिए वो रिस्क नहीं ले पाते हैं। तो बहुत ही रिस्की वेंचर होता है ये, और रिस्की वेंचर होने के कारण वो इसमें और डिलेड हो जाता है। हाई गेस्टेशन पीरियड, डिलेड मैक्सिमम टाइम इसमें हमने देखा कि प्रोजेक्ट डिले ही होता रहता है। ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट अब देखिए, हमने पहले नंबर में किससे रिलेटेड बातें की? कंस्ट्रक्शन से संबंधित कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ पे रखे। ठीक है, और इसमें बहुत सारे हैं कि गवर्नमेंट्स के जो रेगुलेशंस होते हैं, रेगुलेटरी, एक तरह से उसको भी एक पॉइंट बना सकते हैं हम रेगुलेशंस वगैरह पे भी। जैसे कि मान के चलिए, सपोज दैट रेगुलेटरी बॉटलनेस कह सकते हैं एक पॉइंट, यानी कि डिलेड इन क्लियरेंस, इन्वायरमेंट क्लियरेंस वगैरह, रजिस्ट्रेशन से और आपका लाइसेंसिंग। ठीक है, प्रोजेक्ट का जो अप्रूवल है, ये सारे के सारे डिले होते रहते हैं। तो एक पॉइंट हम कह सकते हैं कि रेगुलेटरी बॉटलनेक्स। ठीक है, एक पॉइंट ये बना सकते हैं इसके अंतर्गत। अब इसी से संबंधित हमने एक पॉइंट ये बनाया था चैलेंजेस में कि ट्रैफिक से संबंधित, ट्रैफिक या ट्रांसपोर्ट से संबंधित। ठीक है, तो ट्रैफिक वाले से जो चैलेंजेस है, चैलेंजेस एसोसिएटेड विद ट्रैफिक, है ना, ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्ट। अब ट्रांसपोर्ट और ट्रैफिक से संबंधित क्या क्या चैलेंजेस हैं हमारे पास, तो हमने यहां पर इतने पॉइंट तो रख दिए। ठीक है, 5वें नंबर का पॉइंट हमने क्या कहा? रेगुलेटरी ऑब्स्टेकल, रेगुलेटरी बोटलनेक्स। ठीक है, तो ये 6 नंबर का पॉइंट हमारा हो जाएगा इसमें। तो इसमें क्या देखते हैं हम कि इसमें मेनली 2-3 पॉइंट्स आते हैं ट्रैफिक और ट्रांसपोर्ट में। एक तो कंजेशन, रोड बहुत ज़्यादा जाम लगता है, तो कह सकते हैं हम कंजेशन होता है। रोड बहुत पतले होते हैं, यानी नैरो होते हैं। रोड बहुत जिगजैग होते हैं, रोड पे एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है,
रोड पे स्पीड की अगर बात की जाए तो स्पीड भी कम रहती है, क्योंकि बहुत सारे गड्ढे खड्डे, उसका मेंटेनेंस वगैरह टाइम टू टाइम नहीं होता रहता है। ठीक है, ये सारी की सारी समस्याएं जो आएंगी, अब उससे संबंधित हम सीक्वेंस वाइज बातें करेंगे। तो कंजेशन एंड, पहले नंबर पे हम कह सकते हैं कि कंजेशन एंड सेफ्टी। नेक्स्ट क्या हमारा, कंजेशन एंड सेफ्टी इशू। तो नैरो एंड जिगजैग रोड क्या होते हैं, ज्यादातर हम देखते हैं कि नैरो होता है, जिगजैग होता है। इसी के अंतर्गत नंबर 1 पे क्या है, नैरो एंड जिगजैग, यानी रोड यूं मुड़ रहा है, ऐसे ऐसे बहुत ज्यादा रोड ऐसे टर्न होते रहते हैं, जिसके कारण एक्सीडेंट वगैरह भी बहुत ज्यादा होते हैं। कुछ पार्टिकुलर लोकेशन यूपी में ऐसे हैं कि वहां वीक में कम से कम 4 से 5 एक्सीडेंट होते हैं, और वो रोड आज भी वैसे जिगजैग है, और गवर्नमेंट उसको सुध नहीं ले रही है, कॉग्निजेंस नहीं ले रही है। ठीक है, तो नैरो एंड जिगजैग। अच्छा, उसके अलावा जो है जितने भी इंडिया में, सॉरी नॉट ओनली यूपी बट इंडिया में जो अर्बन एरियाज और विलेज के जो इंटरनल रोड्स होते हैं, वो सारे के सारे नैरो जिगजैग होते हैं। ठीक है, ये तो हाईवे और स्टेट में भी नैरो जिगजैग है, बट ऑलमोस्ट विलेज एंड सिटी इंटरनल रोड, सिटी का चाहे कोई हो चाहे गांव हो, वहां रोड ऐसे ही घूम घाम करके गलियां होती हैं, जाती रहती हैं, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर्स है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि देखिए, जो रोड्स हैं वो गांव में आज भी बहुत सारे अनमेटल्ड रोड हैं, जिसकी वजह से स्पीड वगैरह रुक जाती है। और अगला पॉइंट क्या हमारा, इसी से रिलेटेड जो कंजेशन हमने एक पॉइंट बताया, तो इसमें हम पॉइंट लिख सकते हैं कि कंजेशन की अगर बात की जाए तो रोड जैसे कि मेनली देखिए, एक तो नैरो रोड है ज्यादातर आपका, दूसरे नंबर में इंक्रीजिंग ट्रैफिक, यानी व्हीकल्स वगैरह जो है, बहुत ज्यादा व्हीकल की, एक तरह से नंबर ऑफ व्हीकल्स बढ़ते चले जा रहे हैं, बट रोड उतना ही चौड़ा है। और उसके अलावा अगला पॉइंट क्या है, देखिए जो ये है क्या कहते हैं आपका, एक तरह से जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है, ट्रैफिक मैनेजमेंट भी बहुत बड़ा इशू है इंडिया में। एक तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी बहुत ज़्यादा इसमें सुध नहीं लिया जाता, और पब्लिक भी बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देती कि हमारे ये दायित्व है, हमको ये चीज़ फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो उस पॉइंट्स को हम कुछ कह सकते हैं कि पुअर ट्रैफिक मैनेजमेंट एंड इल डिसिप्लिन्ड। ठीक है, तो पुअर ट्रैफिक मैनेजमेंट मतलब कि गवर्नमेंट की तरफ से भी कहीं ना कहीं एक कमियां हैं, तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका पुअर ट्रैफिक मैनेजमेंट, इल डिसिप्लिन्ड। जो ट्रैफिक है या जो व्हीकल है, जो ड्राइवर्स होते हैं, सारे के सारे लोग इल डिसिप्लिन्ड होते हैं, अपने वे को, अपने लाइन को लोग फॉलो नहीं करते। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसी के अंतर्गत, सेफ्टी नॉर्म्स जो है नॉट फॉलो सेफ्टी स्टैंडर्ड, जो सेफ्टी स्टैंडर्ड है उसको भी लोग फॉलो नहीं करते, जिसके कारण क्या है, एक्सीडेंट के केसेस बहुत ज्यादा दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इंक्रीजिंग एक्सीडेंट, इसलिए इंक्रीजिंग मतलब कि एक्सीडेंट वगैरह के और लाइफ लोगों की फटल हो जा रही है, तो ये भी बहुत बड़ा समस्या है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या, कंजेशन से संबंधित क्या है, रोड पहले टाइम से ही, हिस्ट्रिकल पीरियड से सारे के सारे रोड्स आपने देखा होगा कि किसी ना किसी मेट्रो सिटी से, किसी ना किसी बड़े शहर से गुजरती है। बाद के दिनों में गवर्नमेंट ने क्या किया, उस शहर से काट करके बाईपास बना दिया, ताकि शहर में कंजेशन या उसकी ट्रैफिक जाम ना होने पाए। लेकिन आज बहुत सारे टाउन ऐसे हैं, बहुत सारे शहर ऐसे हैं जो कि मेन रोड स्ट्रीम है, उसी पे ही कहीं ना कहीं लोकेटेड है। तो कह सकते हैं इस पॉइंट को कुछ इस तरह से, मोस्ट ऑफ द हाईवेज पासेस थ्रू डेंसली पॉपुलेटेड पार्ट ऑफ द सिटीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है
most of the highways passes through densely populated cities। बहुत सारे हाईवेज ऐसे हैं जो कि सिटी के भीतर से ही गुजरते हैं और इसलिए वहां पे एक्सीडेंट वगैरह के चांसेस और जैम लगने के ज़्यादा बढ़ जाते हैं या कंजेशन हो जाने के बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। देखिए एक इसी में एक समस्या और भी है, सिटी कंजेशन की अगर बात की जाए तो ये आपका सिटी कंजेशन की खाली बात करते हैं हम। सिटी कंजेशन, सिटी कंजेशन की अगर बात की जाए तो उसको रिमूव करने के लिए कोई ऑप्शन है नहीं है। ना तो हम रोड को चौड़ा कर सकते हैं क्योंकि वहां पे जगह कम होती है, दूसरे नंबर पे ट्रैफिक दिन ब दिन इंक्रीज होता चला जा रहा है। ठीक है, तो सिटी कंजेशन भी एक बहुत बड़ी समस्या है और उसको मतलब कि सॉल्व नहीं किया जा सकता है। तो हमारा इसी में नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, सिटी कंजेशन मतलब कि नीदर रोड्स कैन बी वाइडन नॉर ट्रैफिक या व्हीकल कैन बी रिड्यूस्ड। ना तो ट्रैफिक यानी कि व्हीकल्स को कम किया जा सकता क्योंकि लोगों के पास परचेजिंग पावर बढ़ रही है, लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होती चली जा रही है, तो ये सारे के सारे क्वालिटीज हैं। उसके अलावा इसी में एक पॉइंट और है, 7वें नंबर का जो पॉइंट है, पुअर क्वालिटी रोड ब्रिजेस एंड कल्वर्ट्स। ठीक है, पुअर क्वालिटी ऑफ रोड्स ब्रिजेस एंड कल्वर्ट। कल्वर्ट का मतलब छोटा सा ऐसे गुफानुमा जो ब्रिज होती है उसको कहते हैं। देखिए पुअर क्वालिटी ऑफ रोड्स ब्रिजेस एंड कल्वर्ट, इसका मतलब क्या कि जो रोड है उसकी क्वालिटी खराब है और जो ये है क्या कहते हैं हाईवे वगैरह है उसका विड्थ बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं होता है। ठीक है, तो विड्थ ऑफ NH and SH are also a factor। ठीक है, उसके बाद एक चीज आप ये देखेंगे बहुत ज्यादा टोल टैक्स इस तरह की चीजें बहुत फ्रीक्वेंटली होती हैं और जिसकी वजह से स्पीड रुक जाती है, मेंटेनेंस वगैरह मतलब उस लेवल पे नहीं होता। तो चेक पोस्ट और टोल जो है कह सकते हैं इस पॉइंट को हम इस तरह से कि चेक पोस्ट टोल्स एंड रेलवे क्रॉसिंग also create obstacles, है नहीं। अब ऑब्स्टेकल कैसे क्रिएट करते हैं, एक तो आपका जो फ्यूल है फ्यूल की कॉस्ट बढ़ेगी, स्पीड बार बार आपको कम करना पड़ेगा, एक पार्टिकुलर स्पीड पर रन नहीं कर सकते। उसके अलावा एक्सीडेंट के चांसेस भी बहुत होते हैं। जैसे अभी कुशीनगर में क्या है कि ये जो रेलवे क्रॉसिंग है उस पर स्कूल के बच्चों की वाहन जा रही थी और ट्रेन उधर से आ गई, तो ये क्रॉस जो है ट्रैफिक फ्लो को कहीं ना कहीं वो बाधा डालते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप ये देखेंगे हरियाणा पंजाब इन सब के जो रोड्स होते हैं हाईवेज स्टेट वेज इन सब में बहुत सारे आपके इंटरटेनमेंट और लेजर के साधन होते हैं यहाँ के रोडों पे। बट अपने यहाँ यूपी में हम ये देखते हैं कि इंटरटेनमेंट और लेजर्स वगैरह के साधन नहीं होते हैं। ठीक है, रोड्स के पास में जो एक तरह से पार्ट टाइम लोग अगर वहाँ पे रेस्ट करना चाहें तो उस तरह की साधन यानी कि जो मोटल वाला जो कॉन्सेप्ट होता है वो अप्लाई नहीं होता है। तो ये 7वें के बाद 8वां पॉइंट हम कर सकते हैं यहाँ पे इनसफिशियंट इंटरटेनमेंट
एंड लेजर फैसिलिटीज इन यूपी। इवन कि यूपी में बहुत सारे साइट बुद्धिस्ट साइट हैं और वहाँ पे टूरिस्ट जो है कोरिया के, जापान के, चाइना के आते रहते हैं। बट उनके लिए भी एक तरह के साधन का बहुत ज़्यादा होना ज़रूरी है कि वहाँ पे शॉर्ट टर्म पे लोग रेस्ट कर लें, आराम कर लें। लेजर फैसिलिटीज़ का मतलब शॉर्ट टर्म पे लोग आराम कर लें, तो उस तरह की सुविधाएं नहीं होता है। ये भी एक बहुत बड़ी समस्याएं हैं। अब अगला हमारा क्या है कि गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप उठाए हैं रोड से संबंधित। तो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स को भी हम उसी सीक्वेंस में डिस्कस करेंगे। पहले नंबर में हम बातें करेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ट्रांसपोर्ट को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या स्टेप उठाए हैं, क्या क्या प्रोग्राम चलाई, क्या क्या स्कीमें चलाई। नेक्स्ट पॉइंट, उत्तर प्रदेश सरकार ने रोड के कंस्ट्रक्शन में कौन कौन